तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ऋतुराज गायकवाड़ जी की एक शानदार पारी देखने को मिली होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने एक ओवर के अंदर अभी तक आप लोगों ने 6 बॉल में 6 छक्कों का रिकॉर्ड सुना होगा, लेकिन इन्होंने उसको भी तोड़ दिया। इन्होंने एक ओवर के अंदर 7 बॉलों पे 7 छक्के लगाए, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो हो जाता है। अब 7 छक्के कैसे लगाए? एक बॉल में आप यहां पे देखिए, पहली बॉल में 6, दूसरी बॉल में 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, और एक इन्हें मिल गई 9 बॉल, और इन्होंने 9 बॉल में भी लगा दिए छक्के, और फिर बाकी के 2 बची बॉलों में भी छक्के लगा दिए। टोटल इन्होंने 42 रन्स बनाए एक ओवर के अंदर। इवन 43 कह लीजिए, क्यों? क्योंकि एक 9 बॉल का भी तो रन मिलेगा। तो 43 रन इन्होंने बना ही दिए। तो बहुत ही शानदार पारी इन्होंने खेली, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब इससे अपने को सीखने को क्या मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि सीखने को क्या मिलता है। दो चीजें यहाँ से हम अपने निकालते हैं। पहला तो ये, आप लोगों के लिए कोई भी स्टेट विशेष का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जब भी इस तरीके से न्यूज आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ऋतुराज जी ने 7 छक्के लगाए, है ना। तो रिसेंटली पूछ लेगा करंट में कि ये थे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल पहले तो यूपीएससी ने भी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सी ऐसी चीजें होती हैं तो हमें उसे कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कल ही इन्होंने बहुत प्यारा मैच खेला, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है आप सभी लोगों को पता है। चलिए कमेंट सेक्शन में विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको रीड करके आना है विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट मैच हो रहा था, यूपी के अगेंस्ट मैच हो रहा था, और ये खेल रहे थे महाराष्ट्र की तरफ से। ये महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे थे, और इन्होंने T20 मतलब एक तरीके से बहुत ही शानदार मैच खेला। और इंडिया के साथ भी खेल चुके हैं। मैं कह सकता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक ओडीआई इन्होंने खेला है इंटरनेशनल, और लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कितना है, हाँ 9 ओडीआई, 9 T20 और एक ओडीआई इन्होंने खेला है। तो बहुत शानदार पारी इनकी रही है कल की, तो मतलब देखने लायक है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये आईपीएल वगैरह भी खेलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये आईपीएल खेल रहे हैं, तो आईपीएल वगैरह भी खेलते हैं। तो एक चीज सीखने को मिलती है कि किसी भी चीज की ना कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप लोग चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, जहां चाह वहां राह। वही चीज है, अपने को एग्जाम में लगाना है, फोड़ना है, बिल्कुल क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए एग्जाम क्वालिफाइड करना है ना। किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं होती। हर इंसान जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक से एक हर दिन एक न्यूज आती, कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत पे कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाता है जो लोगों को हैरान कर देता है, अचंभव में डाल देता है। तो एक छोटी सी न्यूज थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। मोटिवेशन फैक्टर भी यहां से मिला होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Today is 29 November 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The first article which we are going to discuss is related to National Judicial Appointment Commission NJAC order behind posting delays सुप्रीम कोर्ट। तो अभी एनजेएसी के रिगार्डिंग एक ये पॉइंट आया है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ये देखिए बहुत प्यारी सी न्यूज है ना, बहुत ही अच्छी सी न्यूज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट, याद रखिएगा ये डेटा पूछा जाएगा। मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की ही क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 125 फीट ब्रॉन्ज की स्टील स्टेटस जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये पैर है ना, ब्रॉन्ज का ये बन रहा है प्रॉपर पूरा। द स्टेच्यू इज एंड म्यूजियम ऑन द 11 एकड़ साइट, जो 11 एकड़ की साइट में चीज बनाई जा रही है। हुसैन सागर लेक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हुसैन सागर लेक की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्यारा हमारा भारत के अंदर, ये आप देख पा रहेंगे हैदराबाद के अंदर, ये आप देख पा रहेंगे यहाँ पे ये हुसैन सागर लेक है, और ये इस लेक के अंदर ये लोकेशन है ना। ये लोकेशन आप देख पा रहेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा ये गया है इस तरीके से, ऐसा निकल के आया है। ये थोड़ा सा हार्ड शेप इसको कहते हैं, है ना।
तो ये लेक है ये हार्ट शेप का है, तो ये भी याद रखना है। ऐसे भी कभी कभी फैक्ट पूछ लेते हैं कि हार्ट शेप का लेक कौन सा है। इसके अंदर पहले से ही एक मूर्ति है जो कि गौतम बुद्धा जी की मूर्ति है, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही स्टैंडिंग पोजीशन में ये खड़े हुए हैं गौतम बुद्धा जी। बहुत ही शानदार मूर्ति, बीचों बीच जो है इस लेक के बीच में ये एक मूर्ति है जिसे आपको याद रखना है ना। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको बता दूं, हार्ट शेप लेक, हैदराबाद तेलंगाना, बिल्ड इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1563 में इस ये जो लेक है इसको बनवाया गया था। अक्रॉस 5.7 स्क्वायर किलोमीटर, 2.2 स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ। इट फेड बाय द रिवर मूसी के द्वारा इसको फेड किया जाता है ना। ये आपको याद रखना है गौतम बुद्धा का। तो ये छोटी चीज है, आपको याद रखना। 32 फीट का मैक्सिमम डेप्थ लेक कितना है, वो 32 फीट है ना। अब ये थोड़ा सा बताना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, है ना। इन एनिवर्सरी हम कब मनाते हैं इनकी, 14 अप्रैल। तो जहां तक ये बोल रहे हैं कि इसका इनॉग्रेशन भी हम 14 अप्रैल को करेंगे, तो 14 अप्रैल के पहले ये मूर्ति बन के अच्छे से रेडी हो जाएगी और 14 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन होगा। इंदौर में ये पैदा हुए थे, इंदौर में इनका बर्थ स्टेट है, लेकिन इनकी डेथ जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी, और दिल्ली के अंदर ये देखने को मिला था, दिल्ली के अंदर ये उनकी डेथ हुई थी। और लास्ट ये पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, और इसके बाद इन्होंने मरने से पहले, कुछ ही समय पहले मरने से कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे कि एंग्यूस मतलब होता है पीड़ा, दर्द, दुख। ओवर एनजेसी ऑर्डर बिहाइंड अ पोस्टिंग डिले, जो पोस्टिंग डिले हो रही है उसके बिहार पीछे का जो दर्द है वो देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट एक छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अब तक एडिवर्स न्यूज एनालिसिस की पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में जाइए और सटाक से वहां पे उसको जाके फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पेज को फॉलो करना, वेरियस इशू, करंट अफेयर्स जो है और जो भी चीजें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी कुछ अपडेट्स, कुछ इंफॉर्मेशन, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह, अलग अलग न्यूज़पेपर के हाईलाइट्स भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, _प्रकाश द्विवेदी _ नाम से मेरी एक आईडी है, वहाँ आप जाइए और मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज भी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 124 स्टैब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दिस शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्जर नंबर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। पहले 7 जजेस था, है ना, अब क्या हो गया, अब अलग हो गया। धीरे धीरे ये चीज क्या हो रही है ना, तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं, ये आपको याद रखना है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? बाय वारंट अंडर हिज हर हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच of the judges of Supreme Court and High Court of the state as a president may deem necessary। जो उसने लगता है उनसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके कि हाँ ठीक है, क्या कंसलेशन लेके और फिर उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। क्लियर? तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट का आपको जाना है लक्ष्मीकांत में से, आपको लक्ष्मीकांत बुक उठानी है और लक्ष्मीकांत में से सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर को जाके अच्छे से रीड करना है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी पीडीएफ सिर्फ उसकी पीडीएफ में आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो अब आपको जाके वहां से रीड कर सकते हैं। क्लियर? नया एडिशन का मैं शेयर कर दूंगा ना, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में आया था, 1993 जजमेंट हुआ था, उसके तहत भेजा गया था। was the basis on which 5 judge constitution bench declared that National Judicial Appointment Commission NJAC and the constitutional जो है 99 Amendment Act 2014 के तहत इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अक्टूबर 2015 में करार दिया गया था। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। NJC 2 would recommend names for the appointment of Supreme Court judge and appointment of transfer of High Court judges। मतलब ऐसा बोला जा रहा है, पहले कॉलेजियन सिस्टम अभी भी हुआ करता है, कॉलेजियन सिस्टम, और एनजेसी में जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोगों के एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट होता है।
ऐसे ही एनजेएसी की बात कर रहे हैं कि एनजेएसी अगर आ जाता है तो क्या होगा, एनजेएसी के आने से क्या हो जाएगा, फिर सुप्रीम मतलब अपॉइंटमेंट नहीं होगा, फिर तरीके से एग्जाम होगा, फिर उसके बेसिस में रिजल्ट आएगा और उसके बेसिस में फिर अपॉइंटमेंट होगा और एनजेएसी ही ट्रांसफर करेगा, सारे मैटर को एनजेएसी देखेगा। अब एनजेएसी का कंपोजिशन क्या होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे इसके अंदर, 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा, है ना, 2 इमिनेंट मेंबर ऑफ चूजन बाय द सिलेक्शन कमेटी जो है 2 इमिनेंट मेंबर को चूज करेगा, वो भी इसके अंदर रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्टली कि एनजेएसी की कंपोजिशन क्या रहेगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ये चीज तो याद रख लेनी है। क्लियर। अब एनजेएसी वर्सेस कोलिजियम सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या होता है, कोलिजियम बेस्ड ऑन द 3 जजेस केसेस, ये कोलिजियम 3 जजेस जो केसेस हुए थे उससे बेस्ड है, लेकिन एनजेएसी वाज बॉडी क्रिएटेड एंड द 2 डिकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम ऑफ जज अपॉइंटेड द जज, है ना, वॉच पास लोकसभा से पास हुआ 2014 में, है ना, और पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। विल कंसिस्ट ऑफ द पीपल, 6 पीपल में 6 पीपल रहते हैं, CJI 2 सीनियर मोस्ट जज, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना कि डिसीजन वगैरह भी दिया, आप इसको जाके एक बार रीड करिएगा। हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, जो कोलिजियम सिस्टम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बैकलॉगिंग इसको नहीं मिली हुई है, ये भी याद रखना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 सेज अपॉइंटमेंट टू द मेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद जजेस एज अ प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए जो सेम राइट का आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है इसको हम ये आर्टिकल को, और मैं आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का एक आर्टिकल है, और यहाँ पे ये सेकंड वाला आर्टिकल, इन इंडिया कॉल फॉर लुकिंग बियॉन्ड द बाउंड्री और आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर, तो ये दोनों आर्टिकल को हम डिटेल में एक साथ डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो पहला वाला आर्टिकल है और उसके मैक्सिमम पॉइंट्स या कह लीजिए कि सभी के सभी पॉइंट्स मैंने कल वाले आर्टिकल में डिस्कस किए हैं, तो अगर जिन लोगों ने भी वो आर्टिकल नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस आर्टिकल को, उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए, है ना। वो ये देखिए, ये वाला आर्टिकल था जो हमने कल डिस्कस किया था, टूवर्ड लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। मैंने बताया था, एक एक पॉइंट डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे पिक्चर लगा के आप लोगों को बताया था कि ये जो थे कपल्स कैसे थे और यहाँ पे क्या पॉइंट्स निकल के आया था, है ना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, है ना। तो ये पूरा आपको याद रखना है ना। और इसको जाकर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कल का वीडियो, तो जरूर से जरूर जाइए और कल का वीडियो आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, साथ ही लास्ट में जैसे लेक्चर खत्म होगा तो आपके स्क्रीन के सामने भी वो चीज आ जाएगी, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और नए पॉइंट्स जो आए हैं बस उन्हें हम देख लेंगे। जैसे कि मैंने एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं मैं आपको कि सेम सेक्स जो मैरिज है वो उसकी बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप देखिए, सेंटर को एक तरीके से बोला है कि आप देखिए इसके ऊपर कुछ लॉ बनाया जा सकता है, क्या नहीं है, आप इसके बारे में बात करिए। बहुत ज़्यादा पिटीशन आ रही हैं, है ना। तो जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी उसको इंक्लूड नहीं किया गया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो अब उसे इस इंक्लूड किया जाए, ये सारी चीजें मांग चल रही है। 2 केसेस की बात की थी हमने की केस पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट में राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। एंड दूसरा हमने बात की थी केएस पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट, याद रखना है 2017 का आधार जजमेंट भी इसको कहते हैं। और दूसरा याद रखना है नवतेज सिंह जोहर केस 2018 दैट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, जो होमोसेक्सुअलिटी हुआ करती थी पहले उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ करती थी बट नाउ इट इज अ डीक्रिमिनल एक्टिविटी, इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है ना। अब ये इट इज नॉट नो मोर क्राइम, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और वही सारी चीज़ें हैं, है ना। आप लोग एक बार चाहेंगे तो इसको रीड कर लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा अलग से, है ना, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर। अब इस आर्टिकल के अंदर इन इंडिया कॉल फॉर लुकिंग बियॉन्ड द बाउंड्री आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर, कुछ वही सारे पॉइंट्स हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पे कि आफ्टर इनिशियल अपोजिशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट सेम सेक्स रिलेशन में अलग अलग जगह से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड एंड वेल द मैरिज सेम सेक्स कपल एक्ट 2013 आया,
इंटरनेशनल एंगल या दूसरे किसी कंट्रीज का एंगल लिखना हो तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इनेबल द सेम सेक्स कपल टू मैरी सिविल सेरेमनीज विथ रिलीजियस रिचुअल्स के हिसाब से यहाँ पे मैरी कर सकता है। इंग्लैंड के अंदर ये एक्ट 2013 में आया था। क्लियर। नाउ मोर रिसेंटली, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिसेंटली की बात करता हूँ तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने क्या कहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू मैरी इज गारंटी टू सेम सेक्स कपल। जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरी, वो सेम सेक्स कपल के पास भी है। द केस ऑफ ओवरफेल एंड वर्सेस हॉज ने यह लैंडमार्क शिफ्ट इन द अमेरिकन पोजीशन अलाउइंग द सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउ कर दिया गया था, रिकॉग्नाइज ट्रीटेड एज पर द अपोजिट सेक्स मैरिज, उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि अपोजिट सेक्स मैरिज को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही सेम सेक्स मैरिज को भी ट्रीट किया जाए। तो ये चीज इसके अंदर बात की गई। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें आपको, है ना, हो ही रही होंगी क्लियर। चलिए, आफ्टर इनिशियल अपोजिशन फ्रॉम द, ये डिस्कस कर लिया हमने, है ना। नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फिर से एक पॉइंट निकल के आया कि एलजीबीटीक्यू ट्रिगर कर रहे हैं, मॉडर्नाइज लीगल आर्किटेक्चर बनाइए, इंक्लूसिव लेके आइए हर एक जगह पे। जैसे कि मैंने बात की थी, कुछ 15 लॉ भी रिसेंटली बने इंडिया के अंदर, और उन सभी में फ्लॉस क्या है कि वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए नहीं है, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के लिए नहीं है, एलजीबीटीक्यू TA प्लस। चलिए, आपका होमवर्क है कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए। एल का क्या होता है, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अब ये क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। LGBTQ TA+ सभी का फुल फॉर्म बताना है ना। अगर आप एक बार लिख लेंगे, नहीं पता है तो आपको कमेंट गूगल में सर्च करना है, फिर आपको कमेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ चीज़ें भूलेंगी नहीं। इन इंडिया बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें निकल के आ रही है। मैरिज सोलेमनाइज्ड, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ 1955 के अंदर, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर, मुस्लिम पर्सनल एक्ट शरीयत जो एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत गवर्न होता है ना। At present, though same-sex and queer marriage are not clearly recognized in India, पूरी तरीके से इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इंडिया के अंदर, है ना। फिर बात करते हैं हम अरुण कुरान एंड सीरजा वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ORS का जो केस होता है। मदुरई की जो बेंच है हाई कोर्ट की, मद्रास एम्प्लॉयड द बेनिफिशियरी पर्पस in particular, मतलब एक तरीके से यहाँ पर बताया गया ब्राइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड्स। इस केस के अंदर ब्राइड की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया। क्या ब्रॉड किया गया, ट्रांस वुमेन एंड इंटरसेक्स को भी ब्राइड कह दिया गया। पर्सन आइडेंटिफाइंग ऐसा वुमेन, इस वुमेन को, और उसकी शादी हो गई है ना, ये चीज कर दिया गया। इस तरीके से कोर्ट का फैसला आया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें इस तरीके से किसी वर्ड को एक्सपेंड नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर इमेजिंग करना है, रीइमेजिंग मैरिज राइट ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी को, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें हमें आवश्यकता है करने की कि हम उनको राइट्स दें। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन शफीन जहां वर्सेस अशोक KM एंड अदर EIR 2018 का हाडिया केस के नाम से जाना जाता है। ये हादिया केस, राइट टू चूज एंड मैरी अ पार्टनर वॉज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फ्रीडम होना चाहिए। ये फ्रीडम है, तो फिर इनके साथ ये फ्रीडम क्यों नहीं है, LGBTQIA कम्युनिटी के साथ ये फ्रीडम क्यों नहीं हो रहा है। क्लियर। इंटीमेसीज ऑफ मैरिज लाइव विद इन द कोर जोन ऑफ द प्राइवेसी विच इज इनवॉलेबल, ये प्राइवेसी का भी हनन है एक तरीके से, है ना। सोसाइटी हैज नो रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग आवर चॉइस ऑफ पार्टनर। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि सोसाइटी का कोई रोल नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि हमारा पार्टनर क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम किसके साथ कंफर्टेबल हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। चलिए, स्पेसिफिकली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 क्लॉज 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है अगर ये नहीं करने देते हैं मैरिज तो ये जो है इसके सीधे सीधे खिलाफ है। 14, 15 और 21 ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं आपको। बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के अलावा भी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर।
इसी तरीके से मैं बात करता हूं जैसे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ मैरिज, जो भी मैरिज वाला टॉपिक है, अगर आप मैरिज वाले टॉपिक से इसको रिलेट करते हैं तो मैं बात करता हूं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की। एक अलग प्रकार का मैरिज, यहाँ पे हवन रख के या पंडित को बुला के, है ना, पूजा पाठ करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए शादी में फेरे नहीं लिए जाते हैं। ये क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ मैरिज है ना, ऐसा कह सकते हैं। जो रिलीजियस मैरिज होती है उससे अलग है ये। इसे कहा जाता है सेल्फ मैरिज, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। कभी भी वुमेन से रिलेटेड इशू आता है, मैरिज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आता है, तो आप इसको जरूर यूज करिएगा। वेयर लीगलाइज इन्हें क्या कर दिया, तमिलनाडु एंड सब्सिक्वेंटली इन पुडुचेरी में थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड करके 1955 का इसको इंक्लूड कर लिया गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस commonly conducted among those who are part of Dravidian movement। जो Dravidian movement का पार्ट थे, जनरली ये वो कंडक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हैं, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं सिर्फ, और गार्लैंड्स और टाइंग द मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक दूसरे को पहना, मतलब एक दूसरे को नहीं, सॉरी, मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना, और फूल माले एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, पहनाते हैं, और रिंग एक्सचेंज होती है। बस ये चीज़ें होती हैं, है ना। और हिंदू मैरिज के, और इसी को क्या किया जाता है, इसी को सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है। इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड द ब्रेकिंग द कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर जो कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए ये चीज़ की गई। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। एटलीस्ट 29 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। तो ये भी आपको याद रखना है, कितनी कंट्रीज ने लीगलाइज कर दिया है। ज़रूरत है कि अब हम भी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। इंक्लूड ऑल जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटीज को इंक्लूड करने की आवश्यकता है। चलिए अब देखिए, छोटा सा ये चीज़ें हैं, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा कि चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, लगे हाथ, है ना। क्यूज़ है, बड़ा प्यारा सा क्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि चले डिस्कस कर लेते हैं। ये कल का क्यूज़, इसका आंसर भी आया है ना। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। कहाँ पे सेटअप किया था? सूरत के अंदर, है ना। आलमगीर वॉज बेटर नोन बाय हिज नेम। आलमगीर जो है, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब ये मार्केट की बात कर रही है, कौन सा मार्केट है, ये कैसा मार्केट है, ये आपको बताना है। दिस मार्केट, अब देखिए सबसे पहले सूरत की लोकेशन देखिए, ये गुजरात है, ये हमारा प्यारा भारत का पार्ट है, प्यारा हमारा गुजरात। इस गुजरात के अंदर ही हमारा सूरत है, बसता है। सूरत एक शहर है, आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्यारा सा शहर है, कभी मन करे तो घूम के आइएगा, है ना। अब इस गुजरात के अंदर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, गुजरात के अंदर ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात के पास ही ये सूरत शहर है, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर निकलते हैं यहाँ से, कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे 6 निकलता है ना, नेशनल हाईवे नंबर 8 सूरत से पास होते हैं। नौ नेशनल हाईवे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं, आप एक बार जाके इसको नज़र मारिएगा, है ना, सही रहता है, देखते रहोगे तो याद रहेगा। लोथल की बात करता हूँ, यहाँ पे गुजरात के अंदर जहाँ पे ये है ना, उसके यहाँ पे लोथल है। अगर आप बात करेंगे तो ये पॉइंट है, ये लोथल वाला पॉइंट है ना। ये सूरत हो गया और ये लोथल हो गया, ये लोथल है, ये मोहनजोदारो है, ये मेहरगढ़ है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा है, हड़प्पन साइट है। क्लियर। चलिए बात करते हैं, दिस मार्केट इन अहमदाबाद के अंदर इज केप्ट ओपन, 24 घंटे तक खुला रहता है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फेस्टिवल के टाइम पे। वो फेस्टिवल कौन सा है? पतंग बाजार जो फेस्टिवल का नाम है, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वीक, ये आपको याद रखना है। दीज गुजराती कम्युनिटीज आर क्रेडिटेड फॉर द कीपिंग द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन अलाइव। तो कौन सा है? चरण से, गांधवी से, ये आपको याद रखना है। एंशियंट सिटी है, द ओल्डेस्ट नोन पोर्ट और डॉक। एंशियंट सिटी है, बहुत पुरानी, जो जिसके पास एंशियंट पोर्ट है, ये आपको बताना है, वो है क्या है? लोथल। आई होप क्लियर हो रही होंगी। तीन दरवाजा की बात करता हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों से। देखिए काइट फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। ये तीन दरवाजा है, तीन दरवाजा, ये देख पा रहे होंगे, है ना, इमेज में आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? तीन दरवाजा है। ये देखिए, ये काइट फेस्टिवल, इस तरीके से ये काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फाफड़ी है ना। अब देखिए यहाँ पे कि द हिस्टोरिकल लोकेशन अपीयर टू द लोगो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगो में है ये, वो क्या है? तीन दरवाजा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। दिस विजुअल थे, ये विजुअल क्या है, किस चीज़ का विजुअल है आपको बताना है। ये विजुअल जो है किसका है, फाफड़ा एंड जलेबी। फाफड़ा जलेबी, मुंह में स्वाद आ गया भाई, पानी आ गया, है ना, फाफड़ा जलेबी को नाम लेते ही। चलिए एक आर्टिकल और हमारा बच्चा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि कुछ मैं अलग से पॉइंट बताऊं, बट हाँ इस आर्टिकल को इतना बोलूँगा कि आप लोग जाके सिंपली रीड करिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जो है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इज कंडक्टेड इन 25 नवंबर को मनाया जाता है। अ यंग वुमेन बाय हर पार्टनर are recognized under the Protection of the Women from the Domestic Violence Act 2005 PWDVA, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि why did she choose him, जब अगर वायलेंस हो ही रहा है तो वो उसे क्यों चूज कर रही है ना। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ डेटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करता हूँ, 2019-21 में ये सर्वे हुआ था, रिसेंट का डेटा है। रिवील करता है कि वी लिव इन अ सोसाइटी विद वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन persist to such an extent that 32% of ever married women, जो जिनकी शादी हो चुकी है 18 से 49 साल की औरतें, 32% औरतें जो हैं हैव एवर एक्सपीरियंस इमोशनल फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस। या तो उनके साथ इमोशनल वायलेंस होता है, या तो फिजिकल वायलेंस होता है, या तो सेक्सुअल तौर में वायलेंस जो है कमिट करता है उसका हस्बैंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका हस्बैंड कमिट कर रहा है ऐसे वायलेंस। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। 32% ऐसे लोग हैं आज इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखना है। ये डेटा को आप जरूर से यूज करिएगा, ऐसे वगैरह हर जगह यूज हो सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए, बाय हार्ट याद करिए। जो जो डेटा मैं बोलता हूँ ना, बस वही डेटा आपको करते जाना, देखेंगे कि आपके पास इतना अच्छे अच्छे डेटा हो जाएंगे, आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए इतना बढ़िया मटेरियल तैयार हो जाएगा कि किसी के पास ऐसा दूसरा मटेरियल होगा ही नहीं। 17 ईयर ये ओगो की बात करते हैं, PWDVA ना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पास होता है, प्रोमिसिंग द जॉइंट ऑफ द अप्रोच इन्वॉल्विंग सिविल और क्रिमिनल, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वुमेन्स को। अलग अलग तरीके से वेरियस डिफरेंट लॉज बनते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर में रह जाते हैं और उससे फॉलो अप नहीं हो पा रहे। कुछ ही की मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000 मतलब जो 5 हुआ है 2019 से 2021 तक में, रिपोर्ट करता है कि ओनली 14% ऑफ द वुमेन हु वेयर एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस हैव एवर सॉट हेल्प। तो सिर्फ उन्हें ही हेल्प मिली है। उनमें से कितने लोग हैं, 14% लोगों को सिर्फ हेल्प मिली है जितनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा, बाकियों को तो हेल्प भी नहीं मिली। रिस्पॉन्स की बात आता है यहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। देयर आर मल्टीपल डिजाइन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वुमेन अगेंस्ट द वायलेंस, बट अभी तक एक्चुअल लेवल में कुछ नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पे सब ऐसे पड़ा हुआ है ना। बेटर तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। रिसर्चर ने बताया कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु एम्स टू बेटर अंडरस्टैंड हेल्प सीकिंग their and everyday reality, obstacle, prejudices, fear women experience around shaping the simple and well-being क्वेश्चन आता है कि why didn't you leave earlier। आपके साथ जब वायलेंस हो रहा है तो आप तुरंत ही उसे क्यों नहीं छोड़ रहे हो, है ना। why didn't you tell someone about the violence earlier, और आपने पहले क्यों नहीं बताया इस वायलेंस के बारे में, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वुमेन जो हैं, जैसे वो क्या सोचती हैं, क्यों नहीं हो रही कि यार मैं अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन ना बन जाऊँ, अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जाऊँगी तो मैं किसी और के पास बर्डन ना बन जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, समाज क्या सोचेगा, अब मेरे बच्चों की लाइफ का सवाल है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन जो है उनके माइंड में चलते रहते हैं और उन सब के तहत वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस को सहती रहती हैं औरतें, है ना। तो सबसे इसका बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि वुमेन को एम्पावर कीजिए, वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, है ना। और आप सभी के आसपास जितने भी लोग हैं, जो लड़कियां ये वीडियोस देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं आप लोगों से बिल्कुल ये अनुरोध करूंगा कि आप ना हमेशा लाइफ में इंडिपेंडेंट रहिए, है ना, किसी की जरूरत आपको ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबसे अलग थलग रहना, बिल्कुल अलग थलग नहीं रहना है, लेकिन आप अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको समानता का अधिकार चाहिए, ये समान है, अगर हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं सब लोग समान हैं, अगर समान है तो आप ऐसा करिए ना कि आप जो भी, जैसे सपोज आपका किसी कोई हस्बैंड है, तो ये मत सोचिए कि वो आपको खिलाएगी, सोचिए कि हम उसको खिलाएंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस तरीके से बढ़ चढ़ के जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी वायलेंस नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगी, क्योंकि अगर सामने वाले को पता है ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अगर ऐसा होगा ये छोड़ के अपने बच्चों को पाल सकती, सक्षम है, ये इतनी सक्षम है कि अपने बच्चे को पाल सकती है, अपने परिवार को चला सकती है, ये कुछ भी कर सकती है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सकती है ना। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट, वो कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं
नहीं है किसी के ऊपर, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ऐसे चीज़ों को आपको फैलाना है समाज के अंदर, लोगों को मोटिवेट करना है ना। और आप लोग पढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। ये चीज़ आप अपने आंसर के अंदर भी पुट कर सकते हैं, है ना, कि बहुत जो हेल्प, अगर जो लड़कियां हेल्प मांगती हैं उनके साथ, जिनके साथ वायलेंस होता है, उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनको माइनॉरिटी जो है केसेस में हेल्प मिल पाती है और मेजोरिटी केसेस में तो हेल्प भी नहीं मिल पाती, है ना। तो ये अभी चीज़ें आपको याद रखनी है। वी फाउंड दैट 2 मेन ग्रुप ऑफ द वुमेन, दोज हु शेयर द एक्सपीरियंस विद इन 6 मंथ। 2 ग्रुप बनाया है, मतलब 2 ग्रुप मिला है जो 6 महीने के अंदर अपनी बातें बता देती है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसा है ऐसा। और जो कुछ ऐसी वुमेन है जो अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल शेयर नहीं करती हैं, 5-5 7-7 साल बाद ये चीज़ शेयर सामने निकल के आती है। तो 2 तरीके के हमारे समाज में है ना। फिर मैंने बात करी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा रिपोर्ट करता है दैट वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू जस्टिफाई सिनेरियो इन विच द एक्सेप्टेबल हस्बैंड टू बीट हिट हिज वाइफ, है ना। तो वुमेन जो है मोर लाइकली तो क्या है, जस्टिफाई कर देती है सीनियर के, क्या ठीक है मारा, ऐसा है वैसा, चलो ठीक है, मतलब उसको बहुत हल्के में ले लेती। वो चीज़ नहीं लेना चाहिए। क्लियर। पुलिस का क्या रोल है, मैं बात करता हूं जब पुलिस के रोल की, तो वुमेन हु रिपोर्टेड एक्सपीरियंस ऑफ द वायलेंस, द पुलिस वेयर द साइनिकल अबाउट द आउटकम, दो द स्मॉल माइनॉरिटी हैड अ पॉजिटिव। बहुत ही कम लोगों को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिला है, बाकी लोगों के साथ मतलब बहुत ही बेटर सा एक्सपीरियंस रहा है कि मेजोरिटी ऑफ दोज हु इंटरव्यू की लिया जाता द पुलिस वेयर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब पुलिस ही एक तरीके से प्रॉब्लम बन गई, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हर थाने के अंदर क्या होना चाहिए, हर थाने के अंदर पुलिस महिला, एक महिला ऑफिसर जरूर से जरूर होनी चाहिए जो ऐसे मैटर को डील करे और ऐसे मैटर्स को देखे समझे। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक महिला पुलिस थाना होना चाहिए, एक ऐसा थाना ही होना चाहिए जो प्रॉपर महिलाओं के लिए है। तो प्रॉपर महिला पुलिस थाना होना चाहिए एक, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप अपने आंसर राइटिंग में सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताता चल रहा हूँ। एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, जो अगर आपको याद रहेगा और आपने पुट कर दिया तो उसको लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि अरे हाँ ये वेल अवेयर्ड है, चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगा पॉइंट आपको। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा, है ना। डिटेल्स में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और है ना। अब एक आर्टिकल और है, इसे आपको जाके पढ़ना है, आर्टिकल 25 रीड करना है। छोटा सा आर्टिकल है ना, मैंने वैसे दे दिया पीडीएफ के अंदर, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि राइट टू रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। ऐसा क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री कह रही है, होम मिनिस्ट्री कहती है कि राइट टू रिलीजन जो है राइट टू कन्वर्ट का पार्ट नहीं है, ऐसा कोर्ट को कहा है। अब कोर्ट इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट देखता है, कोर्ट क्या निकल के लाता है, वो आगे हम देखेंगे, और इसके ऊपर जब भी कोर्ट का जजमेंट आएगा तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, है ना। आर्टिकल 25 को मैं थ्रूली रीड करता हूँ कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, है ना। तो ये आर्टिकल 25 है, इसको जाके ध्यान से पढ़ना है और इसको याद करना है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। चलिए, है ना। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। कैसा रहा आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ना। और कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और तब तक आप लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा लोगों तक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।